आगे सभी लाइव, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो है 3 पॉइंट को कवर किया, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कोई पॉइंट और स्लोप दिया गया हो तो कैसे लिखते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो कैसे लिखते हैं। अब आपका एग्जामिनर ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है जहां पर आपको सिर्फ वो 2 इंटरसेप्ट देगा, एक्स का इंटरसेप्ट दे दे, वाई का इंटरसेप्ट दे दे और तब बोले बता बेटा इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अभी कुछ देर पहले बताया था, बस वही बात यहां जाननी है, कुछ नया नहीं जानना है। जैसे आपका एग्जामिनर क्या करेगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, आपको कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड 3,7। 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और दोनों पॉइंट देने के बाद आपसे कहा इक्वेशन बताओ। मैं मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं आता कि भैया हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कोई भी एक वैल्यू रख लो, y x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू यहां 3 रखी तो हो गया 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखी 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया -8 और जमा में कितना हो गया 5, 5 3 8 -8, यानी ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है वो भी देख लो। तो y के स्थान पर आपने 3 रखा, x के स्थान पर 2 रखा, तो 4 इंटू 2 8, 8 3 11, ये नहीं कर रहा। x के स्थान पर जरा रखना, तो x के स्थान पर आपने रखा 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, 2 इंटू 2 कितना हो गया, तो 4 हो गया। y का मान हो गया 9, 4 माइनस 9 प्लस 17, 17 और 4 21 में से 9 घटाने पे 0 नहीं आता, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देख रहे हो ये सवाल मात्र 1 सेकंड में हो गया, मात्र 1 सेकंड में हो गया। कैसे? तुरंत का तुरंत हमने यहां पर रखा। कैसे रखा? ऑप्शन से। ऑप्शन में क्या रखना है, ऑप्शन में वैल्यू को रखिए, ऑप्शन में वैल्यू को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। बात खत्म मेरे भाई। अगर आपको नहीं पता 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आप कोई भी वैल्यू को यहां ऑप्शन में रखिए, सेटिस्फाई करवाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी फॉर्मूला तो आपको पढ़ाया ही है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 के। अब एक और क्वेश्चन 2 पॉइंट फॉर्म के ऊपर कहा गया है, उस रेखा का इक्वेशन बताइए जो इस बिंदु से पास करती है और इन दो बिंदुओं के मध्य बिंदु से पास करती है, मतलब मिड पॉइंट से पास करती है। यानी पहला पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट हमारा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट होगा। अब जितने देर में इसका मिड पॉइंट निकालोगे, फिर उसका और इसका बनाकर इक्वेशन करोगे, उतने देर में वैल्यू रखोगे और ऑप्शन में आप वैल्यू को रखते ही आंसर निकाल लोगे। 2 और 3 से जरा देखो, क्या 2 और 3 से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 4 8 हो गया, 9 और 8 17, ये है बराबर नहीं है, ठीक है। यहां पर x का मान रखेंगे तो x का मान 4 इंटू 2 हमारा 8 हो गया, ठीक है। और 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 8 माइनस 9 -1 के बराबर b सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में रखिए, ये प्लस बराबर 1 कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी में रखिए, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 12, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब फिर से 1 सेकंड में हमने आंसर दे दिया कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किस बिहाफ पर हमने आंसर दिया है, तो वैल्यू को रखकर हमने आंसर दिया है। बाकी अगर हमें मेथड से जाना है तो बड़े आसानी से हम जा सकते हैं। हम बोलेंगे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, तो पहला पॉइंट हमारा 2,3 है और दूसरा पॉइंट क्या है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है। 6 और 4 10, 10 का आधा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5 होगा, ठीक है। और यहां पर 9 और 5 14, 14 का आधा कितना होगा, तो 7 होगा। यानी ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, तो हमें यहां पर स्लोप निकालना है या हमें इक्वेशन बनाना है। तो बोलेंगे y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 बराबर होगा, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बोलोगे सर 3y माइनस 9 बराबर होगा 4x माइनस कितने के, तो 8 के, ठीक है। यहां पर लिखिए तो 3y और माइनस का 4x, ठीक है। और यहां पर जो है -9, देखो ये 9 उधर चला जाएगा तो 9 में से 8 आएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3y माइनस 4x बराबर 1, ऑप्शन नंबर सॉरी, ठीक है। y माइनस 3 इतना, 7 में से 3 गया तो 4 और 6 4 10 5 हो गया, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं है। 3y माइनस 9 और 4x माइनस 8 हो जाएगा। तीन वाई
एक मिनट यहां देखना, 4x माइनस 8 हो जाएगा ना, 3y बराबर 4x प्लस 1, 3y बराबर 4x प्लस 1। यहां तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। वैल्यू भी रखना, देखना जरा, 4 इंटू 2 8 हो गया और माइनस 9। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए कहां से सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई थोड़ी करेगा। ऑप्शन नंबर ए में जरा वैल्यू रखो, 3 इंटू 3 9 है और 4 इंटू 2 8 है, तो 9 और 8 17 के बराबर, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है और ये ऑप्शन नंबर बी के ही तो बराबर है। आप एक्स को देखो, यहां पर आप इसको एक्स को उधर भेजो तो ये भी तो लिख सकते हो, माइनस में सबका गुना लगा दो, माइनस में लगाओगे तो 4x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -1 के, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट आंसर। यानी वैल्यू रखकर करोगे तो भी ऑप्शन नंबर बी आएगा, और यहां पर, ठीक है, यहां पर बिना वैल्यू के अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करके करोगे तो भी ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? जैसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हमें एक स्लोप देता है और एक इंटरसेप्ट देता है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फिर हमने यहां पर पढ़ा कि एक स्लोप देता है, एक पॉइंट देता है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट देता है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट दे दे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। यानी आपको बोलेगा कि देखो ये एक तुम्हारी लाइन है, ये क्या है? तुम्हारी लाइन है। यहां जो है आप ऐसे समझ लोगे, ठीक है, कि ये आपका एक्सिस है और यहां पर ये एक लाइन है। ये जो x पर काटती है, देखो x पर काटती है तो मान लो -5 पर काटती है, y पर काटती है तो 4 पर, यानी x का इंटरसेप्ट -5 है, y का इंटरसेप्ट 4 है, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ। तो उस केस में इक्वेशन जो हम लिखते हैं हमेशा याद रखेंगे, x बटे a जमा y बटे b बराबर होगा 1 के। ये हमारा फॉर्मूला होता है लिखने का। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट बराबर होगा 1 के, और ऐसे हम लिखते हैं क्या? तो इसका इक्वेशन। इसका क्या लिखते हैं मेरे भाई? तो यहां पर इसका लिखते हैं इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर a एंड b रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय दिस फॉर्म। जैसे आप क्वेश्चन देखो, कहा गया है उस रेखा का इक्वेशन बताओ जिसका x का इंटरसेप्ट 5 है और y का इंटरसेप्ट 4 है। x का इंटरसेप्ट 5 है और y का इंटरसेप्ट 4 है। आसानी से आप यहां बता देंगे। कैसे बता देंगे? तो बोलेंगे सर x और नीचे x का इंटरसेप्ट 5, y और y का इंटरसेप्ट कितना है? 4 है। ये बराबर आना चाहिए किसके? 1 के। ठीक है, तो यहां पर इनका एलसीएम लो, आएगा 20। 5 वाले को 4 के साथ गुना यानी 4x, 4 वाले को 5 के साथ गुना यानी 5y, और बराबर हो जाएगा किसके? 20 के। जरा देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y -20 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरी? ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? ठीक, अगला सवाल देखिए सेम तरीके से। तो ये हमने जाना यहाँ पर कि अगर हमें इंटरसेप्ट देता है तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे एक और समझ लीजिए, एक और आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि आपका x का इंटरसेप्ट आपका एग्जामिनर दिया हुआ है और x का इंटरसेप्ट उसने कितना दिया है? तो -5 दिया है। y का उसने इंटरसेप्ट दिया है आपको -3, और बोला है बताओ इक्वेशन जो होगा वो कितना होगा, बता दो। इक्वेशन जो होगा वो कितना होगा? आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे देखो सर x का इंटरसेप्ट है तो x के नीचे -5 आएगा, y का इंटरसेप्ट कितना है? तो y के नीचे -3 आएगा, ये बराबर होगा 1 के। अगर हम गुना करेंगे तो -3 के साथ गुना करो -3x, -5 के साथ गुना करो -5, और -5 इंटू -3 हो जाएगा 15। 15 को यहां ले जाओ तो 15। ठीक है, फर्दर माइनस में सबसे गुना लगा दो तो 3x प्लस 5y, ठीक है, बराबर -15। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ये हमारा क्या हो जाएगा? आमने सामने -3 -5, ठीक है, और यहां पर -15। ठीक है, एक मिनट। हमने कितने से गुना किया? तो हमने यहां पर जो है 15 से सब में गुना लगाया, 15 में इससे भी, 15 में इससे भी, 15 में इससे भी। 15 से गुना लगाया तो -3 बार में काटा, -5 बार में काटा और 15 बार में काटा। सही है। 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? तो -15 के। ये हमारा इक्वेशन। यानी हमने टोटल कितने पॉइंट अब कवर कर लिए? तो टोटल हमने यहाँ पर 4 पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं बार बार।
पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस सी, दूसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म y बराबर m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस y1, तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस y1, चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ा तो x बटे a जमा y बटे b बराबर होता है कितने, 1 के। ये 4 तरीके हो गए किसी भी सवाल के इक्वेशन को लिखने के। ठीक है, ये 4 तरीके हो गए किसी भी सवाल के इक्वेशन को लिखने के। समझ में आ गया। दाऊद कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी आ रहा है। दाऊद क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी कैसे आ रहा है जरा बताओ, आपका डी आंसर कैसे आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी कैसे आ रहा है? देखो पॉइंट नंबर 2 3 हो गया, कोई समस्या की बात। इन दोनों का मिड पॉइंट को जोड़ो तो 4 और 6 का मिड पॉइंट 5 हो गया, 9 और 5 का मिड पॉइंट 7 हो गया। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। आपने y माइनस y1 किया होगा या y माइनस y2, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। y माइनस 3 x माइनस 2 बराबर होगा 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, आमने सामने गुना किया तो 3y माइनस 9, 4x माइनस का 8, 3y का 3y लिखा, 4x यहां पर आ गया, माइनस 9 में 8 को जोड़ेंगे या ये 9 को उधर लेकर चले जाएंगे तो 9 में से 8 गया तो 1। हमने देखा इस तरीके से हमारा सवाल नहीं दिया है, हमने इसमें -1 से गुना कर दिया तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को? किसी भी तरीके से अगर आप यहां पर y माइनस 3 ना देकर y माइनस 7 और x माइनस 5 देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। पक्का आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती किया होगा। ठीक है, तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पांचवा यानी सम बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के क्या होगा, कुछ बेसिक, और इस बेसिक में क्या होगा कि अलग अलग तरीके देंगे। ठीक है, दोबारा से देखो आप पहली वाली स्लाइड को, मैं आपको बार बार इसीलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन में अच्छे से ये बात डाल लें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, पॉइंट स्लोप के लिए इससे बनाते हैं, 2 पॉइंट के लिए ऐसे बनाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ऐसे बनाते हैं। और जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो जनरल फॉर्म जो इक्वेशन लिखा होता है वो लिखा होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यही आपका जनरल फॉर्म होता है, इसमें कुछ सवाल बनता ही नहीं है, पांचवा एज इट इज लिखा जाता है। बस इस जनरल फॉर्म के बाद हमें कुछ पॉइंट जानने होते हैं, उन पॉइंट को हम जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन पॉइंट को हम यहाँ पर जानते हैं। तो चलो जनरल फॉर्म जान लिया, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, उसमें कुछ खासियत है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो जरा देखते हैं सवाल को। ठीक है, कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए। द जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो मैंने कहा था ना जनरल फॉर्म जो होता है वो कितना होता है, तो जनरल फॉर्म किसी भी स्ट्रेट लाइन का होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जहां पर a जो है x का कोएफिशिएंट, b जो है y का कोएफिशिएंट और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। फिर उसके बाद हमने यहां पर देखा, जैसे इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बहुत बार आता था पहले प्री में, कि उस रेखा की इक्वेशन क्या होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और a यूनिट होगी x एक्सिस से। ठीक है, पढ़िए सवाल को। x अक्ष के समानांतर और x अक्ष से दूरी के इकाई का समीकरण क्या होगा। जैसे आपका पॉइंट नंबर ये 1 हो गया, पॉइंट नंबर 1 आप समझ गए इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 को देखिए, पॉइंट नंबर 2 कैसे पूछा जाता है आपके पेपर में। तो आपके पेपर में क्या कहा जाएगा, आपके पेपर में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे दिया जाता था पहले, और आपसे ये कहा जाता था कि देखो तुम्हारा ये जो है ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारी x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है। ठीक है, x लाइन के पैरेलल 3 यूनिट पॉजिटिव में यानी +3 यूनिट में एक लाइन जा रही है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ। यानी x लाइन के पैरेलल, तो x के पैरेलल 1 2 3 कितने यूनिट पर, 3 पर। मेरी बात को समझना, या मान लो यहां पर ये जो लाइन है ये ऐसे गई है। ठीक है, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे हवा से गुजर के चली गई है। बोला है x रेखा से पैरेलल एक लाइन जा रही है, x रेखा से पैरेलल एक लाइन जा रही है और कितने यूनिट पर जा रही है, तो वो लाइन यहां पर 3 यूनिट में जा रही है, 3 यूनिट पैरेलल जा रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा बता दो, इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा बता दो। तो मैंने वही बात आपसे यहाँ पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि अगर कोई रेखा x के पैरेलल जाती है, ठीक है, और जितना यूनिट जाती है उसका इक्वेशन लिखेंगे y बराबर +-a। अगर यहाँ पर ये
पॉजिटिव में है तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में होगा। जैसे मानो यही वो लाइन थी और उस लाइन का नाम था एक्स वाई, जो एक्स के पैरेलल जा रही थी और 3 यूनिट पॉजिटिव में जा रही थी, तो इसका पता है इक्वेशन क्या होता? इसका इक्वेशन सीधा बोलते y बराबर 3, y बराबर 3, बात खत्म। मतलब अगर x के पैरेलल जा रही है तो आंसर होगा y बराबर 3, क्योंकि देखो ना ये लाइन की वैल्यू क्या है, क्या इस लाइन में x का कोई मान है? नहीं है। इस लाइन में यहां पर y का मान है। y का मान देखो, x यहां 0 है, ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो एक जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by, ठीक है, और प्लस c बराबर यहां पर 0। x का कोई मान है नहीं, कोएफिशिएंट लगा ही नहीं है, ठीक है। y के साथ कोएफिशिएंट लगा और यहां पर y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू 3 है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता है, या इसका इक्वेशन कितना हो जाता है? तो 3। यानी यहां पर कहीं पर भी आप अगर देखेंगे तो हर जगह y का मान आपको कितना नजर आएगा? y का मान आपको 3 ही नजर आएगा, इसीलिए इक्वेशन बराबर y बराबर 3, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, बोला गया था कि x के पैरेलल एक लाइन गई है और वो जो दूरी तय कर रही है वो -4 का तय कर रही है। वो जो दूरी तय कर रही है वो कितने का तय कर रही है? -4 का। गौर से देखेंगे ये -4 का, तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा? सेम तरीके से y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर -4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y + 4 बराबर 0, ठीक है, y + 4 बराबर 0। समझ में आ गया? अगर हमारा x का पैरेलल जाएगा, ऊपर जाएगा तो जितना y बराबर 3, इसीलिए मैंने कहा है कि ऐसे किसी भी लाइनों का इक्वेशन क्या होता है? तो y बराबर +-a, प्लस में जाएगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में जाएगा तो माइनस में लिखेंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा है? कोई भी रेखा जो x एक्सिस के पैरेलल जाती है और 1 यूनिट अवे जाती है तो उसका इक्वेशन होगा y बराबर a। तो क्या इसका उल्टा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, पॉइंट नंबर 3 भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप उस इक्वेशन का या उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो आपके y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के समानांतर है और वो b यूनिट अवे है। कितना यूनिट अवे है? b यूनिट अवे है। यानी आपके एक बार के एमटीएस का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आपके एमटीएस में ऐसा क्वेश्चन दिया गया था पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया था तो वो भी देख लो। पॉइंट नंबर 3 में आपको कहा गया था कि एक रेखा है, सीडीएस में भी इनफैक्ट ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ एमटीएस में नहीं, सीडीएस में भी पूछा जाता है, सिर्फ एमटीएस में नहीं, आपको सीडीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। और क्या पूछा गया था वो देखो, बोला गया था कि देखो x एक्सिस के पैरेलल तो तुमने बहुत सारी रेखाएं बना ली, y एक्सिस के पैरेलल बनाओ। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई है जो कितने पर गई है? 4 पर काटती है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? और y एक्सिस के पैरेलल एक दूसरी लाइन गई है जो -7 पे काटती है, इसका इक्वेशन क्या होगा? याद रखो ये y के पैरेलल है, अगर ये y है तो ये y के पैरेलल है, ये भी y के तुम्हारे पैरेलल है। यहां पर इसकी दूरी हर जगह पर 4 4 4 4 4 है, तो y के पैरेलल है तो इक्वेशन को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? x का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका कैसे लिखेंगे? तो x बराबर नेगेटिव में है तो कितना लिखेंगे? x बराबर -7 लिखेंगे। समझ में आ गया मेरी बात को? x के पैरेलल जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? y बराबर +-a, और अगर y के पैरेलल जाएगा तो x बराबर +-a। इस बात को ध्यान रहेगा, इसीलिए इसका कभी भी इक्वेशन बनता है तो +-a। ये सब जनरल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? जनरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4 देखो। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 4 आपसे क्या बोला है? पॉइंट नंबर 4 आपसे कहा है, पॉइंट नंबर 4 आपसे कहा है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड b यूनिट अवे फ्रॉम इतना इज x बराबर +-b, जो कि आपको यहां बता दिया है हमने, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस b यूनिट अवे फ्रॉम इतना, और यहां पर भी यही पॉइंट है दोबारा से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट सेम है, खैर छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट दोनों सेम है, इसमें पत्ता ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, चलो इसको छोड़ो। यहाँ देखो ये पॉइंट दोनों सेम आ गए। लास्ट वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है? लास्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से जाता है, उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से जाता है, ठीक है। तो आप खुद एक बात सोचो, किसी भी इक्वेशन, कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी लाइन का इक्वेशन जो होता है वो ax + by
और प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, ये सी पता है क्या है, ये सी वो कांस्टेंट टर्म के बारे में बताता है कि वो गुजरता कहां से है। अगर वो लाइन आपके ओरिजिन से चला जाएगा ना, तो आपका जो ये एकदम ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो सकती है, ये वाली, मतलब वो ओरिजिन से होकर गुजर रही है। ओरिजिन से होकर गुजर रही है तो उसके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, यानी उसका सी 0 होगा। उसका सी 0 होगा तो वैसे स्थिति में उस लाइन का इक्वेशन हम ax प्लस by बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर हम उसको y बराबर mx लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब mx प्लस c लिखते हैं, ठीक है, जनरली क्या होता है, y बराबर mx प्लस c लिखते हैं, उसका कांस्टेंट ही खत्म हो गया तो वो कैसे बदल जाएगा, वो y बराबर mx में बदल जाएगा। समझ में आ गया? तो पांचवा तरीका ये हो गया। समझ में आ गया बात कि अगर कोई लाइन है और वो ओरिजिन से जा रही है, अगर कोई भी लाइन है वो ओरिजिन से जा रही है, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो उसका इक्वेशन जैसे मानो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन हमारा y बराबर mx हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो गया आपको, जहां पर आपका क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर ये कहता है कि एक लाइन है जिसका जो स्लोप है, वो स्लोप का मान आप ऐसे समझ लो, स्लोप का मान 3 है और वो ओरिजिन से पास करती है। वो कितने से पास करती है? ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, वो पास करती है ओरिजिन से, तो बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, जिसका स्लोप 3 है वो पास करती है ओरिजिन से, तो इक्वेशन क्या होगा? आप बोलेंगे सर बड़ा कॉमन सेंस का बात है कि y बराबर इक्वेशन क्या लिखते हैं, mx प्लस c लिखते हैं। ठीक है, यानी यहां पर y बराबर लिखेंगे, x का मान कितना है, तो x का मान, m का मान कितना है, तो 3 है, तो y बराबर 3x। क्या c का कोई वैल्यू होगा? नहीं, ओरिजिन से पास करती है तो c 0, मतलब इतना ही, यानी हम इसको लिखेंगे y माइनस 3x बराबर 0, y माइनस 3x बराबर 0, और ये इस लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन, जिसका स्लोप तो 3 है लेकिन वो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये पॉइंट, स्पेशली सीजीएल के मेंस के लिए। मैंने आपसे कहा था ना, सीजीएल मेंस में आपके 2018 में 3 सवाल थे और 2019 में 3 सवाल थे। 18 में 3 में से 2 सवाल इस पॉइंट पर आए थे, जो बकायदा हम आपको यहां से दिखाएंगे। ठीक है, 18 में ये देखो, 2018 का 11 सितंबर, फिर 2018 में 11 सितंबर, फिर 12 सितंबर को एक सवाल, 12 सितंबर का दूसरा सवाल, फिर 13 सितंबर का एक सवाल, फिर 13 सितंबर का दूसरा सवाल, फिर 15 तारीख को, फिर 16 तारीख को और फिर 18 तारीख को। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। यानी जितने भी बच्चे इस बार के मेंस दे रहे हैं, आप भाई इस पॉइंट को जरूर कवर अप कर लो। इस पॉइंट को कवर अप कर लोगे तो क्या होगा, आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल इस बार जो आ रहा है आपके पेपर में, वो आप बना लोगे। ठीक है, वो आप बना लोगे। तो चलो आ जाओ यहाँ पे, आप सवाल को देखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद। पता है क्या होता है? जैसे आपका एग्जामिनर आपको ये कहता है कि देखो क्या है, तुम्हारे पास 2 लाइन है, जैसे मानो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या है कि आपका एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ये रहा। ये दोनों लाइन जहां पर काटते हैं ना, मुझे इस इंटरसेक्शन का पॉइंट बता दो कि ये किस बिंदु पे काटेंगे। आपका एग्जामिनर इसका एक अपना इक्वेशन दे देगा और आपका एग्जामिनर इसका एक अपना इक्वेशन दे देगा। दोनों का इक्वेशन होगा आपके पास, ठीक है, और आपको ये पॉइंट बताना होगा। तो मैंने जैसा कि कहा 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मानो यहाँ पर ये पॉइंट अगर हमें दे दिया गया है या ऑप्शन में दिया गया है, जैसे मानो मैंने कहा, ठीक है, कि पहले वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन कितना है, तो 2x प्लस 3y, ठीक है, बराबर कितना है, तो मान लो 5 है। ठीक है, और जो दूसरा वाला लाइन है उसको मैंने कह दिया कि 4x, ठीक है, प्लस 7y बराबर मान लो 11 है। ठीक है, 4x प्लस 7y बराबर कितना है, 11 है। ये पहले वाले लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है, और ये दोनों एक पॉइंट पर काटते हैं। उस पॉइंट का मान बताइए कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो x अगर है तो दोनों जगह पर, तो x को आप क्या करेंगे, बराबर करके काटेंगे। यानी बोलेंगे 2x प्लस 3y है, यहाँ पर 4x प्लस 7y है, तो क्या करो, इसका दोगुना इसमें से घटा दो, यानी 2 का दोगुना हो जाएगा 4।
3 का दोगुना हो जाएगा 6 और 5 का दोगुना हो जाएगा 10। जब आप इसमें से घटाएंगे 4 से 4 खत्म, 7 में से 6, y का मान आ जाएगा 1। y का मान आ जाएगा तो y में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 1। तो आप पता कर पाए क्या कि भैया यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये कितना था, 1,1 था। ठीक है, आप इस तरीके से पता कर पाए कि पॉइंट कितना था, 1,1 था। अब दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर क्या करता, यहाँ पर आपके ऑप्शन दे देता और वो कहता कि 1,1 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2 है, तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,1 है, चौथा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,1 है। और वो आपसे कहता कि ये दो लाइनें हैं, पहली वाली लाइन ये रही, दूसरी वाली ये रही, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बताओ क्या होगा। अब खुद सोचो, ये जो पॉइंट है 1,1 ये इस लाइन के लिए भी लागू होता है, ठीक है, ये पहले वाले के लिए भी लागू होता है और वही 1,1 दूसरे के लिए भी लागू होता है। यानी यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ना उसको इस इक्वेशन पे रखने पे सेटिस्फाई करेगा। एक तरीका होता है सवाल को हल करके और दूसरा तरीका होता है ऑप्शन का इस्तेमाल करके। ऑप्शन में 1,1 दिया गया है, 1,1 इसमें भी रखो तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 5 सेटिस्फाई कर रहा है और 4 इंटू 1 और 7 इंटू 1 11 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 1,1 ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मेरे भाई जो भी ये पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो दोनों लाइनों पर स्थित है, वो पहली पर है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी पर है तो दूसरी को भी करेगा। ये बात आपका एग्जामिनर समझ गया कि अगर हम बच्चे को ऑप्शन में उस पॉइंट का मान दे रहे हैं तो वो क्या करता है कि उस पॉइंट का मान इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कर लेता है और वो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता। तो उसने क्या किया, थोड़ी चतुराई दिखाई और चतुराई दिखाने के बाद आपको कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए, ऐसे पूछने लगा सवाल में। उसने क्या किया कि आपसे वो पॉइंट नहीं पूछा, ठीक है, जैसे मानो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आती, x, y आती ना, तो उसने x y नहीं पूछा, उसने आपसे ऐसे बोल दिया 3x प्लस 5y का मान बताओ कितना होगा। और 3x प्लस 5y का मान आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिससे आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि x का मान कितना है। जैसे इसी सवाल में मैंने आपको x, y का मान दिया है। अगर मैं इसी सवाल में आपसे मैं बोल देता कि मुझे यहां पर बता दो कि 3x प्लस 2y का मान कितना होगा, ठीक है, तो आप हल कर लेकर आए हो तो x का मान 1, y का मान 1, तो 3x प्लस 2y यानी 3 इंटू 2, यहाँ 5 हो जाता, मान लो 10 हो जाता, 15 हो जाता, 20, ये 4 ऑप्शन दिए जाते। तो 4 ऑप्शन में आपको जो भी मान दिया गया है वो 3x प्लस 2y का दिया गया है, ना कि x, y का। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। उस केस में फिर आपको पक्का इक्वेशन को सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, बिना किए सॉल्व हो ही नहीं सकती है बात। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, क्या कहा गया है कि भैया ग्राफ है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक ये पहला है और वो दूसरा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अल्फा और बीटा पे। अल्फा और बीटा पे तो हमें 3 अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है कि 3 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। बता दीजिए यहाँ पर 3 अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, बताइए। ठीक है, बताइए। आपके सामने जो है मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो बताओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे इक्वेशन को, बताओ। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इक्वेशन सॉल्व करना भी आपको बता दिया है, बताइए चलिए। आंसर बताइए चलिए। सभी का आंसर आना चाहिए।
आ गया आंसर? बताओ, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ गए। ठीक है, चलो बाकी भी ट्राई कर लो एक बार जल्दी से। काफी वक्त था, देखो बहुत अच्छे सॉल्व कर लिया भाई। अब यहां पर देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है जो आप बचपन में सीखते थे कि हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखना है। जैसे मानिए आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस 5 बराबर 0। अब ये सवाल आपका आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि प्लस वाई है और माइनस वाई है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा तो 3x और 2x कितना आएगा, 5x, और यहाँ कितना आएगा, माइनस 10 बराबर 0। ये 10 को जब आप उधर भेजेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x का मान आपका 2 आ जाएगा तो आप यहां पर जब x का मान रखेंगे 2 इंटू 2 4, ठीक है, आप यहां पर रखिए 3 इंटू 2 6, 6 में से 5 गया तो 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, 4 हो गया, माइनस 1 हो गया, और 1 मिनट रुकेंगे, 3 इंटू 6, हाँ ठीक है, y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। यानी यहाँ पर x और y क्या है, तो यानी अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहाँ 2 है। ये x का जो मान आएगा वही अल्फा होगा। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा मान 2, -1 आया है, और ये 2, -1 सवाल में अल्फा और बीटा के फॉर्म में दे रखा है। यानी अल्फा का मान 2 है और बीटा का फॉर्म -1 है। सवाल में हमसे कहा है कि आपको बताना है कि 3 अल्फा जमा बीटा का मान कितना होगा। 3 अल्फा जमा बीटा का मान, तो अल्फा का मान 2 है, यानी 3 इंटू 2 6 हो गया, और बीटा का मान -1 है, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ बात बताते हैं। जैसे मानिए यही इक्वेशन था, ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस 5। जैसे मानिए हमारा यही इक्वेशन था कि 3x माइनस, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, सीधा का सीधा। जैसे मानिए कि आपका पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, और दूसरा इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो आप याद रखेंगे किसका मेथड, आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड याद है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड याद है, इस बात को ध्यान देंगे तो आप सीधा का सीधा बिना सवाल को इक्वेट किए x और y का मान बता सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। कैसे बता सकते हैं, आपको नोट डाउन करना है। x का जो मान होता है वो कितना होता है, x किस में आ रहा है, तो a1 और a2 में। तो बस भाई साहब x का मान हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई b2a1 माइनस a2b1 माइनस a2b1। उसी तरीके से y का जो मान है, y को छोड़ दीजिए, यानी हमारा आ जाएगा c2a1, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं a1c2 माइनस a2c1, ठीक है, माइनस a2c1, और डिवाइडेड बाई b2a1 माइनस a2b1। समझ में आ गया बात। ये हमारे x और y के निकालने के अलग अलग तरीके हो गए। सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशंस को रखेंगे और हम इनको जो है सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से निकालने का मेथड होता है। ठीक है, या क्या हो गया, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई b2a1 a2b1। ठीक है, b2a1 a2b1। याद करने के अपने अपने तरीके हो जाते हैं बच्चे, जिस तरीके से आप याद करना चाहते हो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहां पर? ठीक है, x का मान कैसे निकाला है, तो देखो x का मान यहां पर जो है ना, यहां पर इसको बदली कर लेंगे, यहां पर इसको बदली कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा गलती है यहां पर, इसको बदली कर लीजिए। यहां पर y के जगह पर पहले आपका आता है c1, कितना आता है
C1 हो गया और A2 आ जाता है, C1 A2 आ जाता है और माइनस C2 A1 आ जाता है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि देखो x का मान लिखना है तो x का मान लिखना है तो कैसे लिखोगे, x का मान लिखना है तो y, देखो x का कोई कोफिशिएंट मत लो, यानी b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 लिख दिया हमने। उसके बाद हम कांस्टेंट वाले को लेते ही नहीं है, कांस्टेंट को नहीं लेते हैं तो a1 b2 हम लिख सकते हैं और हम a2 b1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब y का मान निकालना है तो y को नहीं लेंगे, y को नहीं लेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 C1 यहाँ पर तो a2 C1 लिख दिया, माइनस C2 A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस C2 A1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है, कोई परेशानी की बात। और उसी तरीके से फिर यहाँ इसको नहीं लेंगे तो हमारा B2 A1 आ जाएगा, माइनस A2 B1 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इस सवाल को देखो, जो सवाल आपको यहाँ दिया गया था, आप इसको क्या किए तो बैलेंस करके सॉल्व किए, आप इसको कट्टम कुट्टम काट के सॉल्व किए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कट्टम कुट्टम आपको नहीं आ रहा था, मान लीजिए कि आपको यहाँ कट्टम कुट्टम करना ही नहीं था, आपको सीधा का सीधा अल्फा और बीटा का मान निकालना था, तो आप यहाँ पर कैसे लिखते, जैसे मानो मैंने कहा ना सेकंड मेथड से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हम सीधा का सीधा अल्फा का मान निकाल सकते थे। अल्फा का मान हम कैसे निकालते, तो हमें पता है, देखो थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए पहले मैं यहाँ वैल्यू को लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप आसानी से, अगर देखो जब आपका हाथ पकड़ में आ जाएगा ना, जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आ जाएगा तो आप सेकंडों में बना पाओगे, लेकिन चूंकि अभी आपको परेशानी होगी तो आप नहीं बना पाओगे। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप ध्यान दो। जैसे मानो यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे, 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस 5 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 5 हो गया। समझो आप यहाँ को, आपने यहाँ पर कैसे लिखा है मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। जैसे मानो आपका एग्जामिनर देगा तो आप कैसे लिखोगे वो समझो, फिर आप पकड़ लोगे कि हाँ मैं क्या कैसे मैंने लिखा है। जैसे मानो आप लिखोगे A1 B1 C1, फिर उसके नीचे आएगा A2 B2 और C2 यहाँ पर। समझ में आ गया, कोई परेशानी की बात। अगर मानो मुझे x लिखना है तो x वाले टर्म को भूल जाओ, यानी इनका आपस में गुना लगा दो, तो B1 C2 आ गया, तो देखो B1 C2 आ गया, ठीक है। फिर माइनस कर दो, देखो B1 को C2 के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट इसी को कहते हैं कि इनको आमने सामने गुना किया, माइनस लगा दिया B2 को C1 के साथ। कोई परेशानी की बात। अब भाग करेंगे, किसका मान निकालना था, x का निकालना था, तो फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी B2 A1 को लगाएंगे। पहले इधर से इधर गुना होता है, C2 से B1 में गुना लगा है, C2 से B1 में लगा है तो B2 से A1 में लगेगा, तो बोलेंगे सर B2 A1 माइनस A2 B1, माइनस क्या हो जाएगा तो A2 B1 हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो जब यहाँ पर y का मान निकाल रहे हैं, तो y का मान निकाल रहे हैं तो अब y में ये बीच वाला है, बीच वाले को गोली मारो, यानी C2 से A1 में गुना करो, सॉरी बीच वाले को गोली मारो, ये बीच वाले को गुना करो, तो यहाँ पर जो है आप A2 से C1 में गुना करो, इस साइड A2 से C1 में गुना करेंगे तो बोलेंगे सर A2 C1 माइनस C2 A1, माइनस कितना हो जाएगा तो C2 A1, और डिवाइड करेंगे कितने के साथ, तो डिवाइड करेंगे फिर C2 से A1 के साथ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर C को लेंगे नहीं, C को नहीं लेंगे तो B2 से A1 यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे A2 B1 के साथ। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बातें ध्यान रख लिए तो बड़े आसानी से जो है क्रॉस प्रोडक्ट लगा पाओगे, और अगर ध्यान नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सीख पाओगे। अब बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट सीखना क्यों जरूरी है, तो सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे तो वहां बैठकर बच्चों वाली कहानी तो आपको मैं करने नहीं दूंगा कि वहां बैठ के आप जो है बच्चों की तरह इक्वेशन बैठ के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बच्चों की तरह बैठ के इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है। मेंस देने जाओगे तो ऐसे तो अपने कंसेप्ट बेकार से लेकर जाओगे नहीं ना, ठीक है, बेकार कंसेप्ट लेकर नहीं जाओगे। जैसे x निकालना था तो C2 B1 B2 C1, ठीक है। उसी तरीके से मान लो y निकालना है तो A2 C1, y में यहां से शुरुआत करते हैं, y में यहां से शुरुआत करते हैं, A2 C1 माइनस C2 A1, बस बात खत्म, ठीक है। अब जैसे मानो मैंने आपको कहा था कि यही वाला क्वेश्चन हो गया और मुझे मान निकालना था, तो आप सबसे पहले क्या करते, आप यहां पर लिख देते कि हमारा 3 है प्लस 1 है,
ठीक है, 3 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, और दूसरा 2 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया। आपको सीधा का सीधा अल्फा का मान निकालना था, तो अल्फा का मान निकालना था यानी x का मान, तो इसको छोड़ो, -5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, तो -5। ठीक है, फिर यहां लगाएंगे माइनस, -1 इंटू -5, -5 इंटू 1 -5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 का -5 के साथ गुना करो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, भाग लगाएंगे। ठीक है, भाग लगाएंगे, हम c को छोड़ देते हैं, c को छोड़ देते हैं, तो -1 इंटू 3 -3, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहां पर वैल्यू कितनी आई, तो ऊपर आ गया -10 आ गया, और नीचे कितना आ गया, तो -4 आ गया। सॉरी, नीचे कितना आ गया, तो -5 आ गया। दिख रहा है आपको, -5 और माइनस इतना, ये खत्म। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, दिख रहा है आपको। और यहां पर भी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, तो अल्फा की वैल्यू सीधी की सीधी 2 आ गई थी। उसी तरीके से अगर आपको बीटा का भी मान निकालना है, तो बीटा में नीचे वाला सेम रहता है, नीचे -5 आया है तो यहां भी -5 रहेगा। बस बीटा में आप ऐसे समझ लो, y को नहीं लेना, यानी 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, फिर -5 इंटू 3 -15। ठीक है, -15, ये +15 में से 10 गया यानी 5। ठीक है, और 5 बटे -5 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, तो -1 है। यानी साफ तौर पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिया तो 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो। यही तो काम है, यही तो गेम है जो मेंस में आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अब जैसे ये सवाल देखिए, इस सवाल में आपको दिया गया है कि पहला इक्वेशन x - 7y बराबर -42 है, वो y को काटता है p अल्फा बीटा पे, और ये इक्वेशन है जो काटता है q को किस पे, तो गामा और बीटा पे। तो हमसे ये चारों का मान पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये थोड़ा दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हटकर सवाल हो गया, इसमें हम नहीं लगा सकते। इसमें सवाल में ये नहीं कहा है 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इसमें सवाल में ये कहा गया है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो कहां पर कट करती है, तो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी इक्वेशन है, जैसे मानो कोई भी लाइन हो गई, कोई भी रेखा हो गई, y पर काटेगी, तो जब y पर काटेगी तो उसका x कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर उसका x 0 हो जाता है। उसका x कितना हो जाता है, तो 0। x को जब 0 रखोगे तो माइनस से माइनस खत्म, 7 से 6 खत्म, यानी ये 0,6 पर काटेगा। कितने पर, तो 0,6 पर। कितने पर काटेगा, तो 0,6 पर काटेगा। समझ में आ गया, 0,6, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब जरा दूसरा वाला इक्वेशन आ जाओ, ये दूसरा वाला, ये काटता है x एक्सिस पर। जो भी लाइन अगर x एक्सिस पर काटती है तो उसके y का मान 0 होता है। इसके y का मान 0 करेंगे तो x का मान 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15/6 कितना हो जाएगा, 2.5, यानी y का मान 0 होगा और x का मान कितना होगा, 2.5 होगा। यानी यहाँ पर अगर हम गामा की बात करें तो गामा हमारा हो जाएगा 2.5, और डेल्टा की बात करें यहाँ पर तो वो हो जाएगा 0। बोला गया है चारों को जोड़कर मान बताओ, तो 6 और 2.5 कितना हो जाएगा, 8.5 इसका उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली वाली रेखा y पर काटती है यानी उसका x 0 करना है, दूसरी वाली रेखा x पर काटती है यानी उसका y 0 करना है, और इस तरीके से उनके वैल्यूज निकालने हैं। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम तरीके से कहा है कि एक आपका पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं अल्फा और बीटा पे। 3 अल्फा माइनस बीटा बता दो। तो मैंने कहा ना, एक तो तरीका बचपन वाला आपको याद है कि भैया इन दोनों को हमको सॉल्व करना है और अल्फा और बीटा का मान निकालना है, और दूसरा हम आपको बताएं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या सीखा, पहले लिखना कि कितना है, 3 है, -5 है, और उस 19 को इधर लेकर आ जाओ तो -19 है। दूसरे वाले में क्या सीखा है, ठीक है, तो पहले x का लिखेंगे, तो x का -7 है, y के साथ +3 है, और यहाँ पर 1 है। लिखने वक्त गलती मत करना, x फिर y फिर कांस्टेंट, x फिर y फिर कांस्टेंट, और कांस्टेंट को इक्वल साइड लाके, तो x y और फिर कांस्टेंट, फिर यहाँ पर -7 फिर +3 +1। अब हमको पता है अगर अल्फा का मान बताना है तो 1 को क्रॉस प्रोडक्ट करो किसके साथ, 5 के साथ, तो -5, माइनस 3 को करो 19 के साथ, -19 के साथ, तो कितना आ जाएगा, -57। ठीक है, भाग करेंगे, भाग करेंगे,
कांस्टेंट को हटा दो, 3 को 3 के साथ गुना करो तो 9 आ जाएगा, माइनस -7 और -5 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताओ माइनस और माइनस 57, 57 में से 5 जाएगा तो बोलोगे सर 52 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 52 आ गया। और 35 में से आपका 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और कितना 26, तो -26 दिख रहा है आपको। ठीक है, क्या 26 52 को काटेगा, तो जी हाँ 2 बार में, यानी x का मान यानी हमारा अल्फा का मान -2 आ गया है। अब अल्फा का मान -2 आ गया है तो आप इसमें रखकर ऑटोमेटिक y का मान निकाल सकते हो या बीटा का मान। जैसे मानो मैंने कहा x का मान यहाँ -2 रखते हैं तो बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ -2 रखेंगे तो -7 को -2 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 14, 14 और जमा 1 कितना हो जाएगा, 15, वो 15 उधर जाएगा तो -15, -15 को 3 से भाग करेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा -5। y का मान कितना आ गया, -5। सवाल में हमसे, या बीटा का मान -5, सवाल में हमसे कहा गया है 3 अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। ठीक है, अल्फा का मान -2 तो 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, माइनस बीटा का मान कितना है, -5, माइनस माइनस प्लस, -6 में +5 यानी -1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो सवाल को हमने बच्चों की तरह सॉल्व नहीं किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अल्फा भी निकाल लोगे तो बीटा को इक्वेशन में रख के बता सकते हो। क्लियर है, बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा है। कहा है एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, ये आपको x1 y1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद कहा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट x एक्सिस का इस पॉइंट पे। तो हमसे यहाँ पर ये मान अलग अलग पूछे गए हैं। तो ठीक है भैया, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए जरा। तो हम कहेंगे 2 है, +3 है और -11 है। दूसरे वाले में 1 है, -2 है और +12 है। अल्फा का मान बताना है। या हमसे कहा गया है x1 पर इंटरसेक्ट करता है तो x1 का मान बताएंगे। x1 का मान बताने के लिए हमको पता है x लेने से हम बाधित है, यानी 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 36, -2 और -11 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। भाग करेंगे, कांस्टेंट नहीं लेना है। तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3। ठीक है, 36 में से 22 गया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 बटे -7, 14 बटे -7 यानी आ जाएगा हमारा -2, माइनस का आ गया हमारा 2। ये किसका मान है, x1 का मान है, यानी x का मान है। जब आप यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे तो -2 और 12 हो जाएगा हमारा 10। वो 10 उधर जाएगा तो -10, -2 -10 को 5 बार में काटेगा, यानी y1 का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो y1 का मान 5 आ जाएगा। x1 y1 का मान पता चल गया। अब कहा गया है ये दूसरी वाली जो लाइन है वो कहां पर काटती है, तो वो x एक्सिस को काटती है। x एक्सिस पर काटती है तो ऑटोमेटिक इसका y 0। जब इसके y को आप अंडा बना दोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, -12। यानी यहां पर अगर आप बात करेंगे तो आपका x2 का मान कितना हो जाएगा, -12 और y2 का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों, अगर ये रेखा x एक्सिस पर काटती है तो y का तो कोई मान ही नहीं होगा, यानी y2 0 होगा, और y का कोई मान नहीं होगा तो x2 का मान -12। सवाल में कहा गया है x1 - x2, तो x1 कितना है, तो -2 है, और x2 कितना है, तो -12 प्लस y1 प्लस y2। y1 का मान कितना है, 5, y2 का मान कितना है, 0। तो -12 और माइनस ये +12, 12 5 17 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 15 आपका करेक्ट आंसर है। 15 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 2 गया, 10 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो खुश हो, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आ जाओ, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 को देखो जो पूछा गया है 13 सितंबर को।
क्या पूछा गया, बोला गया एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, किस पॉइंट पर अल्फा और बीटा पर इंटरसेक्ट करते हैं, अल्फा और बीटा का मान बताइए। आपको सेम तरीके से लिखना है, यहाँ पर 5 हो गया, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 हो गया, फिर -1, फिर उसके बाद x के स्थान पर -3, y के स्थान पर +4, कांस्टेंट पर +5। आपको पता है कि भैया अल्फा का मान बताना है, अल्फा का मान अब थोड़ा तेजी करेंगे, 5 × 2 10 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम कितना, सीधा का सीधा लिखेंगे 4। ठीक है, कांस्टेंट निकालेंगे, 5 चौके 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 6, 14/26 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, -1 लिख दिया, x के स्थान पर -3, y के स्थान पर +4, और यहाँ 5 हो गया। x का मान निकालना है, x को ढको, 10 -4 यानी आ गया, कांस्टेंट को हटा दो, 20 हो गया हमारा, और -6 हो गया 26, यानी हम बोलेंगे 14 बटे कितना आ गया, 14/26। किसका मान है, x का मान, यानी 7/13। कितना हो गया भैया, तो 7/13 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर दूसरा वाला बीटा का मान निकालना है, तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो y को ढक दो, -3 को किसके साथ गुना करो, -1 के साथ, यानी आ जाएगा 3, माइनस करेंगे 5 को 5 के साथ गुना करके, यानी -25, और भाग करेंगे इसको भी किसके साथ, 26 के साथ। 25 में से 3 गया तो बोलेंगे सर -22/26, यानी आप बोलेंगे -11 बटे कितना, 13 आ जाएगा। ये आपका बीटा का मान। सवाल में कहा गया है अल्फा का कितना गुना करिए, तो अल्फा का आप 3 गुना करिए और बीटा का 1 गुना, यानी अल्फा का 3 गुना, यानी 51/13। ठीक है, 17 का 51/13, और जोड़ेंगे बीटा को, यानी -11/13। 11 में से यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, 40/13। 3 अल्फा प्लस बीटा यानी 40/13। भाई कहाँ कोई रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 5x + 2y - 1, 5x + 2y - 1, और दूसरा है हमारा 4y तो 4y के 4y लिखा, -3 लिखा। अल्फा का मान निकालना है, तो B2C1, 5 × 2 10, -4, तो वो +4 लिख दिया हमने। ठीक है, कांस्टेंट को हटा दिया। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया, और यहाँ पर -6 हो गया। ठीक है, सही तो है, 14/26, अच्छा 7/13 होगा ना, माफ करेंगे यहाँ पर, 17/13 नहीं होगा। ठीक है, 17/13 नहीं होगा, 7/13 होगा। 2 से काटेंगे तो 7 बार में और 13 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 13 बार में। अल्फा का 3 गुना, यानी हम बोलेंगे 7 का 3 गुना, 21/13। ठीक है, 21/13। ठीक है, और यहां पर भी आ जाएगा आपका बीटा -11/13। फिर भी तो भाई 10/13 आ रहा है सर, 7 की जगह 17 लिख दिया। ठीक है, एक तो वो करेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, एक तो वो हमने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, सवाल में पक्का कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। 3 अल्फा और बीटा, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों की गलत है। देखो हिंदी में कुछ और बोला है, 2 अल्फा - 3 बीटा कहा है, और इंग्लिश में 3 अल्फा प्लस बीटा कहा है, इसीलिए तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। एक बार जरा हिंदी से निकाल कर देखते हैं। 2 अल्फा और माइनस कितना बोला है, 2 अल्फा - 3 बीटा बोला है। ठीक है, 2 अल्फा - 3 बीटा बोला है। अल्फा का 2 गुना कितना हो गया, 14/13, और बीटा का 3 गुना में हमको माइनस करना है, यानी -3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 33/13। 33 और 14 कितना हो गया, ठीक है, 33 और 14 कितना हो गया, यहाँ पर 4 3 7, 47/13। इससे भी कुछ खास फायदा तो है नहीं। पक्का इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, हाँ इस सवाल में, खैर कोई बात नहीं। अगर एक पल के लिए मैं आपसे यही बात बोलता हूँ, एक पल के लिए मैं आपसे ये बात यहाँ पर कहता हूँ, एक काम करो, आप इसके इक्वेशंस को बदल लो। मैं आपके क्वेश्चंस को यहीं बदलवा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज करवा दे रहा हूँ मैं, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यहाँ बदल लो। आपका सवाल में आपको 3 अल्फा प्लस बीटा ही दिया है पूछने को, ठीक, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, नन ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, N.O.T। अब आपका सवाल सही है, 3 अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, लीजिए निकाल दीजिए।
ठीक है, आप 3 अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए तो 3 अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा 7/13 यानी 21/13 और बीटा का मान कितना है -11/13 यानी बोलेंगे सर 10/13 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 34 में देखिए तो कहा गया है एक इक्वेशन 3x - 20y - 2 = 0, दूसरा इक्वेशन है ये अल्फा और बीटा पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा नहीं है, असल में ये हमारा a है और यहाँ पर ये हमारा b है। ठीक है, अल्फा और बीटा यहाँ कहने का ये नहीं है, प्रोविजन नहीं है, यहाँ पर आपको a और b दिया गया है और कहा गया है कि ये लोग a और b पर इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर करते हैं a, b पे, अल्फा बीटा पे नहीं, a, b पे। और तब आपका एग्जामिनर, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, जितने क्वेश्चन आए थे मैंने सभी के सभी अपडेट करवा दिए हैं। a, b पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, बहुत परेशान है। a, b पर आपको क्या करता है तो a, b पर एक दूसरे को काटता है। तो पहले a² + b² - ab और फिर a² - b² + ab का मान हमें क्या करना है बताना है। तो ये सवाल आपके 2019 में पूछा गया था, ये सवाल आपको घर से करके लेकर आना है, PGW है आपके लिए सवाल। समझ में आ गया मेरी बात को? आपको क्या करना है, ये सवाल घर से करके लेके आना, इसमें कोई कोतवाही नहीं चलेगी, कोई जो है आपको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखे। आपको इस सवाल को खुद से करना है। मैंने तरीका बता दिया है कि इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, एक लाइन में कैसे हल करते हैं, वो आप पक्का तभी कर पाएंगे जब आप कम से कम उसके ऊपर 2-4 सवाल लगाएंगे। कम से कम 10 सवाल इक्वेशन खुद से लेकर, कोई भी 2 इक्वेशन ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी 2 इक्वेशन ले लिया, उसको जब आपने हल किया तो आपको आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझ में आएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, ये सवाल आपको घर से करना है। उसी तरीके से आपका अगला जो क्वेश्चन है कि एक ये इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है अल्फा बीटा पे क्रॉस करता है, 2 अल्फा माइनस बीटा का कितना होगा, तो ये भी सवाल आपको घर से करना है। ठीक है, मैं शीट दे दूंगा, शीट में आपको ये सभी सवाल मिलेंगे। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन कहा गया है कि एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये है, ये पॉइंट a और 4 पर काटते हैं, तो बताओ यहाँ पर जो k वाला है वो k का मान कितना होगा। ठीक है, ये k का मान कितना होगा, ये भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये इक्वेशन है, करा देता हूँ। कहा गया है एक आपका ये इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है। ठीक है, और ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो a, 4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो a, 4 पे। ठीक है, तो आपसे k का मान पूछा गया है, बताओ। इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन होगा। अगर ये a, 4 पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी y = 4 सेटिस्फाई करेगा, बताओ। x = a और y = 4 सेटिस्फाई करेगा, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं, x के जगह पर a रख लो। जैसे ये इक्वेशन है और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन से पास हो रही है तो पक्का सेटिस्फाई करेगी। x के स्थान पर a को रख दो, यानी 4 × a कितना हो जाएगा 4a, और y के स्थान पर 4 को रख दो, -8 बराबर कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 4a - 8 बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर 4a का मान कितना आएगा तो 18 आएगा। ठीक है, तो a का मान कितना आएगा 18/4 यानी 4.5 आ जाएगा। a का मान कितना आएगा 4.5 आ जाएगा। समझ में आ गया बात मेरे? ठीक है, अब यहाँ पर यही वाले वैल्यू को आप दूसरे वाले में रख दीजिए। अगर ये पहले को सेटिस्फाई करता है तो ये दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको आप दूसरे वाले में रख दीजिए। दूसरे वाले में रखेंगे तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा तो बोलेंगे सर 4a जमा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4k और बराबर कितना होगा तो बराबर होगा हमारे 2k। 4a का मान कितना है 18, तो 4a के जगह पर 18 में से 2 आ गया तो 16, या ये 18 उधर जाएगा तो बोलेंगे सर 4k का जो मान आ जाएगा 2 - 18 यानी -16, तो k का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो k का मान कितना -4, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? यही इक्वेशन को पहले में रखा तो a का मान आ गया या 4a का मान आ गया, फिर इसी को हमने दूसरे में रखा
तो वहां पर हमें k का मान आ गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। तो 2018 के मेंस के जितने सवाल थे वो करवा दिए, 2019 के मेंस के जितने सवाल थे वो करवा दिए इंटरसेक्शन पे। अब अगले क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे दो लाइनों के बीच का कोण, ठीक है। फिर इसके बाद इसको पढ़ने के बाद फिर हम तब आ जाएंगे एरिया पे। फिर एरिया पढ़ने के बाद तब हम यहाँ पर एरिया किसका पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल का, फिर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का, फिर पढ़ेंगे सर्कल का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब पढ़ेंगे जो बहुत हाई हाई लेवल के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में उनका कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है। तो अगला 2 भी क्लास लग सकता है, 3 भी लग सकता है, और इस तरीके से हम मेंस के लेवल के बाकी सभी कंसेप्ट को क्लियर अप कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।